नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी में फिर मर्डर हुआ है। चाकूबाजी एक बार फिर से हुई है। शख्स की हत्या, कलेक्ट्रेट गार्डन के पास शख्स की हत्या। जूस के पेमेंट को लेकर ये पूरा विवाद हुआ और उस पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें, पहली कोई घटना नहीं है। इस बीच लगातार राजधानी में चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं और इससे पहले शराब मंगवाने को लेकर चाकूबाजी हुई। उससे पहले भी एक व्यापारी की हत्या सिर्फ पैसे पूछने पर और पैसे ज्यादा हैं ये बोलने पर चाकूबाजी की गई। ये पहली घटना नहीं है। हालांकि पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी सवाल जरूर उठेंगे क्योंकि लगातार राजधानी में चाकूबाजी की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। जिसके बाद फिर ये सवाल उठता है कि क्या इतने बेखौफ हैं बदमाश कि छोटी सी बात पर भी किसी की हत्या चाकू मारकर कर सकते हैं। फिर मर्डर हुआ है, चाकूबाजी हुई है, चाकू से हत्या की गई है। जूस के पेमेंट को लेकर विवाद में मर्डर कर दिया गया और कलेक्ट्रेट गार्डन के पास ये पूरी घटना हुई। देवव्रत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। देवव्रत, एक और हत्या चाकूबाजी से ही, चाकू मारकर ही। पहली घटना नहीं है, बार बार इस तरीके की घटना आ रही है। जब एक व्यापारी की सरेआम हत्या हुई थी इसी तरीके से, तब पुलिस ने कहा था, तब ये कहा गया था कि भाई आगे ये कोई ऐसा कुछ भी रिपीट ना हो, लेकिन ये थम नहीं रहा है मामला। जी बिल्कुल, और इस वक्त अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। राजधानी रायपुर में इस तरह की घटना हो जाती है जब सरेआम एक व्यक्ति को चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। और बात यह है कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई सारी घटनाएं चाकूबाजी की हो चुकी है। और जो कल की घटना थी वो मामूली विवाद, केवल जूस के विवाद को लेकर की थी। 30 रुपए का ये मसला था और 30 रुपए के लिए एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। और हत्या की जगह भी आप देखिए कि कलेक्ट्रेट परिसर का स्थल है और जहां से एसपी ऑफिस की भी दूरी 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी। तब ऐसे में जो अपराधियों के हौसले हैं वो बुलंद हैं। अगर जूस वाला जूस बेच रहा है तो उसके पास हथियार कहाँ से आए जिससे वो अधेड़ व्यक्ति पर हमला कर दिया। तो यहाँ पर छोटी छोटी बात के लिए जो हत्याएं हो रही है वो वाकई चिंताजनक है कि आखिर चाकूबाजी की इतनी घटनाएं हो रही है जिस पर पुलिस लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। इससे पहले डीजीपी ने एक बैठक ली थी, तमाम एसपी को निर्देश दिए थे कि जितने भी अपराधों की समीक्षा की गई थी कि अपराधों की स्थिति में कंट्रोल किया जाए और सभी जगहों पर ये देखा जाए कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जिस तरह जो असर है वो शहर में नजर नहीं आ रहा है और शायद इसीलिए अपराधियों के हौसले इस वक्त बहुत ज्यादा बुलंद हो चले हैं। कल रात की ये घटना है कलेक्ट्रेट परिसर में, जब वो एक अधेड़ व्यक्ति पहुंचा हुआ, वो जूस वाले से केवल 30 रुपए का जूस पिया। हो सकता था उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं रहे हों और केवल इसी 30 रुपए के लिए एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ये भी सवाल जो पैटर्न अपराधियों का छत्तीसगढ़ में अब ये पैटर्न सा बन गया है देवव्रत कि कुछ भी हो, चाकू रखना तो बहुत आसान सा है, कोई लाइसेंस भी नहीं लेना है, तो ये लोग अपने पास चाकू वाकू रख के घूमते हैं। ये एक पैटर्न जो बन गया है, जो माइंडसेट बन गया है कि छोटी सी बात पर भी मर्डर कर देना। कैसे अब पुलिस इस पैटर्न को तोड़ेगी, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, लगातार इस तरीके की वारदातें सामने आ रही हैं। सबसे जरूरी है कि पुलिस के प्रति खौफ, अपराधियों के प्रति खौफ जो है, अपराध के प्रति खौफ अपराधियों में आए। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अपराधियों के हौसले ज़्यादा ही बुलंद है। राजधानी रायपुर में अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो निश्चित तौर पे पूरी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो जाते हैं। कल की ही बात, जहां पर एक व्यक्ति की हत्या करके लाश बूढ़ा तालाब में फेंक दी गई थी, ये भी ऐसी घटना थी जिसमें उनके घर वाले और कुछ आपसी विवाद को लेकर के ही ये हत्या की गई थी। तो लगातार इस तरह की छोटी मोटी बातों को लेकर के हत्याएं हो रही हैं, चाकूबाजियां हो रही हैं और फिलहाल इस तरह के अपराध पुलिस के कंट्रोल से बाहर है। पुलिस के पास ना कोई स्ट्रेटेजी है कि इस तरह की घटनाओं पर किस तरह से लगाम लगाई जाए और ना ही जो लगातार ये कहा जाता है कि अगर कोई घटना होती है तो उसके बाद पुलिस ज़्यादा मुस्तैद हो जाती है और ऐसे लोगों को गिरफ्त में लेती है जिनके पास इस तरह के हथियार होते हैं। लेकिन इस तरह से कोई हलचल जो है वो रायपुर पुलिस में नज़र नहीं आती और ये अफसोस की
बात है कि राजधानी में जब इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि प्रदेश के बाकी इलाकों में कानून व्यवस्था बेहतर तरीके से होगी। तब यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के सवालिया निशान उठना लाजमी है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, वो भी मामूली विवाद के बाद, तब निश्चित तौर पे पुलिस को कानून व्यवस्था पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और खासकर क्योंकि ये एसपी ऑफिस के 100 मीटर की दूरी पर जब इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो निश्चित तौर पे सवाल तो उठेंगे ही। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए देवव्रत। पुलिसकर्मी पर कार्रवाई, बच्ची को सिगरेट से दागने का ये पूरा मामला है। आरोपी पुलिसकर्मी अविनाश राय बर्खास्त, आरोपी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी के भी निर्देश। 2 साल की बच्ची को सिगरेट से जलाने का पूरा मामला, बालाघाट के सिवनी का मामला। डीजीपी डीएम अवस्थी ने ये निर्देश जारी किए हैं। पुलिसकर्मी पर अब कार्रवाई हुई है, बर्खास्त कर दिया गया है। आरोपी पुलिसकर्मी अविनाश राय को 2 साल की बच्ची को सिगरेट से जलाने का ये पूरा मामला है। और अब डीजीपी डीएम अवस्थी ने निर्देश जारी किए हैं। आरोपी पुलिसकर्मी को बर्खास्त कर दिया गया है। देवव्रत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। देवव्रत, क्या कहें, ये जो खबर थी कि 2 साल की बच्ची को सिगरेट से जलाना, हालांकि अब इसमें एक्शन लिया है और हटा दी, बर्खास्त कर दिया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन आखिर आरोपी ने इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दिया, ये सोचने वाली बात है। और वो भी महज 1.5 साल की मासूम बच्ची के साथ बार बार सिगरेट से दागता रहा और पिता बोलने के लिए कहता रहा। और वो भी घटना किसी इरादतन अपराधी की या आदतन अपराधी की घटना नहीं है, घटना करने वाला एक पुलिसकर्मी है। और ऐसे में अगर पुलिस ही इस तरह की घटना करने लग जाए तब जनता किस पर विश्वास करेगी। बालोद की यह घटना है जहां पर 1.5 साल की मासूम बच्ची को सिगरेट से दागा गया। तब लगातार जब इस तरह की घटनाएं प्रदेश में होती रहेंगी तब कानून पर सवालिया निशान तो लगेंगे ही। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है जहाँ पर अपराध कम ही होते हैं, लेकिन अचानक इस तरह की आपराधिक घटनाओं में तेजी कैसे आ गई, इस पर यहाँ पर सोचना जरूरी है। और ये भी सोचना जरूरी है कि जब इस तरह की घटनाओं में पुलिस इन्वॉल्व होती है और पुलिसकर्मी के द्वारा मासूम बच्चियों के साथ इस तरह की दरिंदगी की जाती है, तब आम जनता पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा कि जब पुलिस ही अपराधी बन जाए और पुलिस ही इस तरह की घटिया करतूतों को अंजाम देने लग जाए, तब लोग तो सवाल उठाएंगे ही। हालांकि यहाँ पर डीजीपी के निर्देश पर कार्रवाई हुई है, आरोपी पुलिसकर्मी को बर्खास्त भी कर दिया गया है, लेकिन सवाल फिर भी यही है कि आखिर इस तरह की घटनाएं प्रदेश में क्यों हो रही है, वजह क्या है। और इस पर घटना होने के बाद एक्शन से बेहतर ये होगा कि घटना होने से पहले ही पुलिस की मुस्तैदी देखी जाए। और अगर कोई पुलिसकर्मी इन सब में इन्वॉल्व है तो उसको लेकर के पूरी कानून व्यवस्था की समीक्षा एक बार बेहतर तरीके से और होनी चाहिए, क्योंकि जो ढिलाई अभी देखने को मिल रही है और अपराधियों के हौसले जो बुलंद है, वो तो कम से कम सही व्यवस्था भी कानून की प्रदेश में जरूरी नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात मरवाही के दंगल की। सीएम भूपेश बघेल का तूफानी प्रचार, तीसरे दिन भी जारी है तूफानी प्रचार। आज लोहारी और नवागांव में आम सभा होगी। तो 3 दिन का दौरा मरवाही का था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, आज तीसरा दिन है। तूफानी प्रचार लगातार जारी है, पूरी ताकत सभी दलों ने झोंक दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भी 2 दिन के दौरे पर मरवाही में थे और मुख्यमंत्री 3 दिन के दौरे पर मरवाही में, आज तीसरा दिन है। आज लोहारी और नवागांव में आम सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। देवव्रत जुड़े हुए हमारे साथ, हमारे संवाददाता। देवव्रत, मरवाही का दंगल बहुत कम समय रह गया है अब प्रचार का, 3 दिन तक मोर्चा संभाले हुए हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री, आज तीसरा दिन है। जी बिल्कुल, प्रचार का आज मतलब आखिरी दौर पे ये पूरा प्रचार चल रहा है मरवाही चुनाव का। और आखिरी दौर में प्रचार में पूरी ताकत यहाँ पर कांग्रेस झोंक रही है। बीजेपी की तरफ से भी तमाम नेता यहाँ मरवाही में डटे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर जोगी वोट बैंक की है, क्योंकि कल जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से जोगी कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह की मुलाकात हुई थी, उसके बाद सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। न्यूज़ 18 पर भी जब बात करते हुए अमित जोगी ने ये कहा था कि
वो बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर सकते हैं, अपने समर्थकों को कह सकते हैं कि वो बीजेपी का सपोर्ट करें। तब इस तरह की बातें लगातार सामने आ रही है। तो अब यहाँ पर चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं लग रहा है, यहाँ पर राह आसान नहीं लग रही है, क्योंकि अब केवल कांग्रेस का मुकाबला केवल बीजेपी से ही नहीं है। यहाँ पर चुनाव मैदान में ना रहते हुए भी जोगी कांग्रेस का मुकाबला है। तो सीधे तौर पर अगर यहाँ पर दो पार्टियों से एक साथ मुकाबला करना है, जबकि ये 20 सालों से जोगी का गढ़ बना रहा है, तब मेहनत और ज्यादा करनी होती है। और शायद इसीलिए 3 दिनों का दौरा यहाँ पर मुख्यमंत्री का रहा है और 3 दिनों तक अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री प्रचार करते हुए दिखाई दिए। आज दनियाकुंडी और लोहारा और जो अलग अलग गांव हैं वहां पर जाकर के मुख्यमंत्री की सभा होगी और ये कोशिश होगी कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया जाए। हालांकि कांग्रेस जोगी वोट बैंक जैसा किसी बात को मानने से इनकार कर रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि जो वोट बैंक था भी वो कांग्रेस का ही था, जो कि जोगी के पाले में जा रहा है और वो वापस कांग्रेस को ही मिलेगा। लेकिन अभी जो मुलाकातें हो रही है बीजेपी और जोगी कांग्रेस के नेताओं की, तब ऐसे में सियासी अटकलें बेहद तेज हैं कि अंदरूनी तौर पर जोगी कांग्रेस बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। और क्योंकि कांग्रेस बार बार ये कहती आई है कि जोगी कांग्रेस जो है ये बीजेपी की टीम बी है, और इस तरह के अगर आरोप लगते रहे हैं तो हालांकि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है कि जोगी कांग्रेस का कोई वोट बैंक नहीं है। हर कोई जानता है कि एक मजबूत पकड़ जोगी परिवार की मरवाही में रही है। और अब अगर ऐसा है, अगर ये अटकलें लग रही हैं कि बीजेपी को जोगी कांग्रेस अंदरूनी तौर पर अंदर ही अंदर सपोर्ट कर रही है, या फिर जैसा कि कांग्रेस कहती है कि बी टीम है ये, तो फिर जाहिर है कि चुनौती कांग्रेस के सामने भी बड़ी है। और शायद यही बात है कि इसीलिए मुख्यमंत्री खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी देने के लिए। और कांग्रेस का किसान अधिकार दिवस आज मनाएगी। किसान अधिकार दिवस कांग्रेस इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम, सरदार पटेल की जयंती पर यह कार्यक्रम, कृषि कानून के विरोध में सत्याग्रह। प्रदेश में कांग्रेस का किसान अधिकार दिवस जो कि आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर और साथ ही सरदार पटेल की जयंती पर ये दिवस, किसान अधिकार दिवस, कांग्रेस मना रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर, दोरनापाल में जवान ने आत्महत्या की है। जवान ने खुद को गोली मारी। ओडिशा के झारसगुड़ा का था जवान और जवान ने आत्महत्या की है। आपको बता दें कि खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। ओडिशा के झारसगुड़ा का था जवान। सत्यनारायण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, क्या ये पूरा मामला है, क्या कुछ पता चल पाया? ये आपको बता दूं कि जो सीआरपीएफ जवान है कमलाकांता, वो झारसगुड़ा उड़ीसा का रहने वाला है और कुछ ही दिन पहले अवकाश से जो है दोरनापाल स्थित 223 बटालियन हेडक्वार्टर आया था और कल रात जो है करीब 10 से 12 बजे के बीच में ये जवान जो है मोर्चे पर तैनात था। उस दौरान जो है अपनी सर्विस राइफल से खुद को ही गोली मार के आत्महत्या कर दी है। और हत्या की जो पुष्टि है एसपी केएल ध्रुव ने की है और प्रथम दृष्टया से जानकारी मिल रही है कि प्रेम प्रसंग का जो है मामला बताया जा रहा है। जो प्रारंभिक तौर पर जो जांच अधिकारियों ने की है, मोबाइल में जो है प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। उसके बाद जो है मर्द जवान का शव को गुरुग्राम के लिए भेजा जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए सत्यनारायण। तो सुकमा से बड़ी खबर, ओडिशा के झारसगुड़ा का जवान था जिसने आत्महत्या कर ली, खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली दोरनापाल में। रायपुर में 5वें दिन विद्या मितान संघ की हड़ताल, सामूहिक इच्छा मृत्यु की मांग। आज मांग करेगा विद्या मितान संघ। राज्यपाल और सीएम से मांग कर, कल भीख मांगकर विरोध जताया था और राज्यपाल और सीएम से ये मांग है, इच्छा मृत्यु की इनकी मांग है। आज 5वां दिन है विद्या मितान संघ की हड़ताल का, सामूहिक इच्छा मृत्यु की इनकी मांग है। राघवेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आज 5वां दिन है इस हड़ताल का। देखिए, नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्यामितान हड़ताल कर रहे हैं। प्रदेश में लगभग 2500 के करीब विद्यामितान है जो कि ग्रामीण इलाकों में
अपनी सेवाएं देते थे बहुत मामूली वेतन में, और कांग्रेस ने सरकार में आने से पहले वादा किया था कि इनको नियमित किया जाएगा। और यही वजह है कि अपनी मांगों को लेकर ये लोग जो है हड़ताल कर रहे हैं। लगभग 5 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, आज 5वां दिन है, और अलग अलग तरीके से ये अपनी जो है विरोध जता रहे हैं। तीसरे दिन जहां इन्होंने मुंडन कराया था, वहीं चौथे दिन कल जो है भीख मांगकर विरोध जताया था, और आज जो है ये इच्छा मृत्यु की मांग करने जाएंगे। राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के दरवाजे तक ये पहुंचेंगे अपनी मांगों को लेकर कि अगर उनको नियमित नहीं किया जा सकता, उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट है, तो क्यों उनको इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। तो इस तरीके से अपना विरोध जो है ये विद्यामितान जता रहे हैं, और उसका कहना है कि जब तक उसकी निस्तारण नहीं होगी वो लोग आंदोलनरत रहेंगे। जी शुक्रिया आपका राघवेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर रायपुर से, जहां ई विधिक सेवा का मेगा कैंप आज है। राज्य का पहला ई विधिक सेवा शिविर, राशि और सामग्री का होगा वितरण। 50,000 से ज्यादा लोगों में ये वितरण किया जाएगा। आपको याद है, दरभा ब्लॉक के गांव में कुछ दिनों पहले पहुंचे थे जगदलपुर कलेक्टर। अब बीजापुर पुलिस ने भी लाल आतंक को उसी की मांद में जाकर ललकारा है। देश दुनिया से छत्तीसगढ़ का बीजापुर बताते हैं। सरकार का नक्शा इसे अपना एक जिला बताता है, लेकिन भुक्तभोगी और जानकार इस इलाके को कहते हैं लाल आतंक का गढ़। छत्तीसगढ़ के मोस्ट वांटेड और दुर्दांत नक्सली हिड़मा की मांद है ये। वही हिड़मा जिसके बारे में थानों के रिकॉर्ड ही अलग अलग चुगली करते हैं। लेकिन अब इस मांद में घुसकर माओवादियों को दी जा रही है तगड़ी चुनौती। नक्सलियों की राजधानी पामेड़ और धर्माराम में बीजापुर पुलिस कैंप खोलने जा रही है। सड़क से लेकर रसद तक पहुंचाने की तैयारी अब आर पार के मूड में की जा रही है। पास का जो इलाका पूरी तरह से नक्सली अफेक्टेड इलाका है, क्या है भौगोलिक रूप से इन इलाकों में नक्सलियों की क्या मौजूदगी हो सकती है सर? बिल्कुल हो सकती है सर। इसमें ब्रिज कब तक बन जाएगी और क्या है सर इसमें रणनीति कुछ? लगभग साल भर के अंदर जो है